बेहद महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इस समय मंच पर वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बलौदाबाजार की राजनीति में काम करते हुए प्रदेश के स्तर पर अपनी पार्टी की पहचान बनाई है। मेरी दाईं ओर शिवरतन शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। कितनी बार विधायक रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण शिवरतन जी के साथ ये है कि उनकी पहचान हमेशा एक प्रामाणिक कार्यकर्ता के तौर पर रही, एक वो पहचान जो किसी भी राजनीति में रहने वाले व्यक्ति के लिए दुर्लभ होती है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां शिवरतन शर्मा जी के लिए, उनकी प्रामाणिकता के लिए। इसी क्रम में मेरी बाईं ओर जो शख्स मौजूद है, जैसे दाईं ओर शिवरतन शर्मा जी भाजपा की प्रामाणिक आवाज रहे, वैसे ही बाईं ओर जो बैठे हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी, वो कांग्रेस की प्रामाणिक आवाज के तौर पर पहचान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल के शासन की व्यवस्था एक तरफ और शैलेश नितिन त्रिवेदी का मीडिया प्रभारी के तौर पर मैनेजमेंट एक तरफ, तय करना मुश्किल होता था कि संतुलन के तहत तराजू का पलड़ा किस तरफ ज्यादा भारी है। तो ऐसी खूबी वाले शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ में, चाहूंगा जोरदार तालियां शैलेश जी के लिए। दाईं तरफ एक करिश्माई व्यक्ति मौजूद है, नाम उनका प्रमोद शर्मा है। आज से 7 साल पहले आप लोगों ने ही उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर रायपुर भेजा था विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए। उस समय वो जोगी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। 2 साल पहले शिवरतन शर्मा जी उनको अपने मोहपाश में ले लिए या टंकराम जी ले लिए, पता नहीं। अभी मैं, शैलेश जी का कहना है पहले मेरे मुंह में थे, ये तो शैलेश जी खोजे कि वो उनके मुंह से कैसे निकल गए। पर प्रमोद शर्मा जी हमारे बीच में हैं, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां प्रमोद शर्मा जी के लिए। थोड़ा संतुलन बिगड़ा हुआ है। हमारे साथ में मंच में 3 कांग्रेस के चेहरे हैं, 2 भाजपा के हैं। तो संतुलन को साधने के लिए हमने चाहा यह कि भाजपा के साथ में कांग्रेस के चेहरे को बिठा दिया जाए, और कब कौन कहां पहुंच जाए सियासत में कैसे कह सकते हैं। तो सुनील माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं, भाटापारा क्षेत्र से 2018 में जौहर दिखा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का एक उम्मीद भरा चेहरे के तौर पर उनकी मौजूदगी रहती है, वो हमारे साथ में। मैं चाहूंगा सुनील माहेश्वरी जी के लिए जोरदार तालियां। ये सब अवसर पाए हुए लोग हैं। एक शख्स ऐसा है जिसे अवसर की तलाश है। सुरेश शर्मा जी उनका नाम है। निगमों में उन्हें जिम्मेदारी मिल जाती है, पर जनप्रतिनिधि के तौर पर भी उन्हें अवसर मिले तो उनके लिए तालियां आप शुभकामनाओं के तौर पर बजाइए। तो आप सभी का स्वागत है, और चर्चा की शुरुआत, इस सत्र की शुरुआत शिवरतन शर्मा जी से करते हैं, और शिवरतन जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि बीते 2 सालों को वो कैसे देखते हैं और इन 2 सालों का वक्त वह खुद कैसे गुजारते हैं। सर्वप्रथम तो हिमांशु जी का और उनकी पूरी टीम का बलौदाबाजार जिले में स्वागत है, अभिनंदन है जनसंवाद के कार्यक्रम में। 2 वर्ष विष्णुदेव साय सरकार के सुशासन के 2 वर्ष, और मैं तो ये कहूंगा कि इस 2 वर्ष में ये पहली सरकार है जिसने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही प्रमुखता के साथ पहले वर्ष में ही उसको पूर्ण किया। हमने घोषणा की थी कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो वो मुख्यमंत्री निवास में रहने तभी जाएगा जब छत्तीसगढ़ के 8 लाख प्रधानमंत्री आवास जो भूपेश जी ने रोक दिए थे, स्वीकृत नहीं होने दिए थे, उसको स्वीकृत करने के बाद अपने मुख्यमंत्री निवास में रहने जाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गर्व से कहता है कि पहली कैबिनेट में 8 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपने निवास में प्रवेश किए। हमने कहा था कि भाई
हम 21 कुंटल धान एकड़ में खरीदेंगे, 3100 के भाव में खरीदेंगे और एक साथ बोनस की राशि देंगे। 3 वर्ष हो गए, धान भी पूरा खरीद रहे हैं, बोनस की राशि भी एक साथ दे रहे हैं। चुनाव के दौरान जब हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम महतारी वंदन योजना शुरू करेंगे और छत्तीसगढ़ की हमारी बहनों को हम 1000 रुपए देने की शुरुआत करेंगे, कांग्रेसी बोलते थे नहीं हो पाएगा कुछ। हम 24 किस्त अपने छत्तीसगढ़ की माताओं के बहनों के खातों में दे चुके हैं। 5 साल पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार सिर्फ घोषणा की सरकार थी। पूरे विकास के काम ठप हो चुके थे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के क्षेत्र में विकास के काम लगातार चल रहे हैं और मैं तो ये कहता हूं कि विष्णुदेव की सरकार ने जो सुशासन कायम किया है, इसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़वासियों को मिल रहा है और लाभ लेने वालों में माननीय शैलेश जी, माननीय सुरेंद्र जी, माननीय सुनील महेश्वरी जैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। तो आपने सरकार इन लोगों को लाभान्वित करने के लिए बनाई, ये बता रहे हैं? पूरे क्षेत्र की, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को लाभान्वित करने के लिए बनाई है और छत्तीसगढ़ की जनता में आप तीनों भी सम्मिलित हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता में ये तीनों भी सम्मिलित हैं। पर शिवरतन जी, जब आपने बताया कि हमने ये काम किया, वो काम किया, अधोसंरचना में इतना काम हो रहा है, ये तो घोषणा में रहे, पर जानकारी में तो ये आया कि पीडब्ल्यूडी का बजट 10,000 करोड़ का था, खर्च केवल 4,000 करोड़ हुआ। कभी भी कोई भी सरकार अपना बजट बनाती है तो कोई सरकार अपना बजट पूरा खर्च नहीं कर पाती। और छत्तीसगढ़ में अभी जो पीडब्ल्यूडी के काम स्वीकृत हुए हैं जी, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ था जी। आज छत्तीसगढ़ में जो भी विकास का काम दिख रहा है अधोसंरचना क्षेत्र में, खाली पीडब्ल्यूडी की बात करो जी, तो 90% सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में बनी हैं जी। आपके चाहे बलौदा से भाटापारा रोड हो या रायपुर से बिलासपुर रोड हो, सारी रोडें जी। तो विकास के काम हो रहे हैं और इसका लाभ सबको मिल रहा है। शैलेश जी, बड़ी खामोशी से आप सुन रहे हो शिवरतन शर्मा जी के दावों को। ऐसा क्या मूक समर्थन करने का आपका मन हो गया? भाजपा इतना भाग गई क्या शैलेश जी को भी? मैं शिवरतन भैया का बहुत सम्मान करता हूं और उनके जैसा राजनैतिक रूप से विद्वान व्यक्ति, सुलझा हुआ व्यक्ति कोई बात कहे तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। ये मतलब आपने सुना है या आप समर्थन भी व्यक्त कर रहे हैं? मैं उनकी एक एक बात से असहमत हूं जी। वे जो कह रहे थे पीडब्ल्यूडी के बजट की, पीडब्ल्यूडी के बजट में पिछले साल जो 10,000 करोड़ की आपने बात की, फरवरी अंत तक उसका 72% हिस्सा अनयूटिलाइज था। ये आंकड़े हैं। अगर आप सड़क बनाने के लिए पैसा अलॉट करते हैं और उसका 72% हिस्सा खर्च नहीं कर पाते तो आपको अपने आप को सुशासन की सरकार कहने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, भैया धान खरीदी की बात कर रहे थे, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। धान खरीदी तो हमारा मुद्दा है। भूपेश बघेल जी की सरकार में जिस तरीके से धान खरीदी होती थी और इस सरकार में जिस तरीके से धान खरीदी हुई है, छापे पड़ रहे हैं किसानों के, रकबा समर्पण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है किसानों को। किसानों का धान जब्त हो रहा है। क्या हालत है? भौतिक सत्यापन, एग्री स्टेट पोर्टल पंजीयन, और एग्री स्टेट पोर्टल पंजीयन करने के लिए राजस्व मंत्री बैठे हैं। एक एक राजस्व विभाग के अधिकारियों की दर दर की ठोकरें खाते हुए छत्तीसगढ़ के किसान। ये उपलब्धि नहीं है। मैं इसको उपलब्धि मानने से इनकार करता हूं। और क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा पूछ दिया, मेरे से बड़ी गलती हो गई। मैं सोचा था आपका बलौदाबाजार जिले में स्वागत करूंगा, वहीं से बात शुरू करूंगा। सदगुरु कबीर साहब की धरती में, गुरु घासीदास बाबा की धरती में, वीर नारायण सिंह की धरती में
राजमहंत नयनदास महिलांग की धरती में मैं आपसे अगर ये कह रहा हूं आपका यहां स्वागत इस कारण करूंगा तो मैं उसका कारण भी बताऊंगा। सोना खान, वीर नारायण सिंह की धरती, अभी आपके डीएफओ साहब मंच में बैठ के बता रहे थे कि वन कम नहीं हो रहे हैं। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। बघमारा खदान के लिए 24 गांव के लोग विस्थापित हैं, उनके फॉरेस्ट राइट्स छीन लिए गए और बघमारा खदान में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रोडक्शन 2025 के सेकंड हाफ में चालू हो चुका है। वीर नारायण सिंह की धरती की यह हालत है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की धरती और राजमहंत नयनदास महिलांग की धरती, हमारे बलौदा बाजार के पास सलोनी गांव है सर, राजमहंत नयनदास महिलांग का। गाय के कत्ल खाने चलते थे अंग्रेजों के द्वारा। इसी बलौदा बाजार के गांवों में राजमहंत नयनदास महिलांग ने गायों की गौ हत्या बंद कराई थी। वे हमारे बलौदा बाजार के गौरव हैं। और आज क्या हो रहा है भाटापारा में, मैं क्षमा पूर्वक कहूंगा भैया, दामाखेड़ा के पास किरवई का मवेशी बाजार शुरू कर दिया गया जो सरकारी आदेश से बंद किया गया था। और किरवई के मवेशी बाजार से किस तरीके से गायें जा रही हैं कटने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। बात करते हैं गौरक्षा की और काम करते हैं गायों की हत्या की। और सर, गोठान शुरू किए थे कांग्रेस के सरकार में। अभी हमारी जिला अध्यक्ष को घेर रहे थे, नरुआ गरुआ घुरुआ बारी। मैं बताना चाहूंगा 10,000 गोठान चालू हुए थे छत्तीसगढ़ में, जिसमें 6,000 गोठान सेल्फ सफिशिएंट थे। सेल्फ सफिशिएंट मतलब उन गोठानों में 1 रुपया देना नहीं पड़ता था। क्यों बंद किया आपने? 1,85,300 मवेशी आवारा घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। और भाजपा सरकार ने 3 गौधाम चालू किए हैं। एक गौधाम में 6 गोधाम चालू किए हैं, एक गोधाम में 300 गाय की व्यवस्था। हम लोग पैरादान करते थे सर, छत्तीसगढ़ के किसान अपने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अपील पर, सब खत्म हो गया। गोठानों के नाम पर जो सरकारी भूमि आरक्षित की गई थी उसका भी किस्सा आपको बताऊंगा। शैलेश जी, गौठान की तारीफ कर रहे हो, गौठान का कॉन्सेप्ट क्या था ये तो बता दो भैया। मैंने विधानसभा में माननीय भूपेश जी से प्रश्न किया था तो भूपेश जी का जवाब था कि गौठान में रात को जानवर नहीं रहेंगे, दिन भर गौठान में जानवर रहेगा, शाम को मालिक मवेशी का मालिक अपने घर ले जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो किसान मवेशी पालता है वो मवेशी कभी किसान की समस्या नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में किसान की समस्या रहा है लवारिस पशु जो घूमता है, और गौठान से किसी प्रकार का लाभ गांव के किसी किसान को नहीं मिला। गौठान के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार। गौठान के नाम पे आपने ठगने का काम किया। आप धान की बात कर रहे हैं, 3100 रुपए की कीमत मिल रही है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपके पीरियड में क्या रकबा कटौती नहीं हुई थी? मेड़ पार के रकबे नहीं काटे गए थे किसानों के? क्या टोकन कटने के बाद किसानों का धान खरीदना बंद नहीं हुआ था? उसके लिए हमको प्रदर्शन करना पड़ा था। क्या आपने किसानों को 4 किस्त में जो बोनस देने की बात की थी, आखिरी किस्त का बोनस आप अब तक नहीं दे पाए? तो किसानों का शोषण आप किए। और जहां तक आप गौठान की बात करते हैं, एक भी गौठान उपयोग के लायक नहीं था। खाली हम एक बात पे तारीफ करूंगा, उस बहाने कम से कम 2.5-3 एकड़ जमीनें सुरक्षित हो गई, उस बात की तारीफ करूंगा। जो तारीफ करने योग्य है उसको तारीफ करने में संकोच नहीं है। पर गौठान के नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार ने न कोई बजट आवंटन किया, खाली कलेक्टरों पर दबाव बनाया गया कि डीएमएफ की राशि स्वीकृत करें, पंचायतों पर दबाव बनाया गया कि 14वें 15वें वित्त की राशि लगाएं, और एक दबाव पूर्वक काम कराया गया। आपके मन में अगर अच्छी भावना होती तो गौठान के लिए कुछ बजट स्वीकृत करते, उसको व्यवस्थित करते, किसान को लावारिस जानवर से की परेशानी से मुक्ति मिले इसकी व्यवस्था करते। वो आप करने में सफल नहीं, आप करने में सफल नहीं रहे। लेकिन मेरा तो सवाल दूसरा है आपसे। चले जी, हाँ आप उत्तर दीजिए ना, आप ही के पास आ रहा हूं, आप परेशान क्यों? एक तो आपको हमेशा लगता है आपके साथ अत्याचार हो रहा है, अपनी पार्टी में भी लगता है, हमारे मंच पर भी लगता है।
पार्टी में तो उनके साथ होता है, उस मामले में तो मैं भी उनके साथ हूं। पार्टी में तो शैलेश भाई के साथ उपेक्षा का भाव होता है। तो शैलेश जी, समझना केवल आपसे इतना था मुझे तो निजी तौर पर, आप दोनों सरकार की तुलना करते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप तो इतना कमाल का काम कर रहे थे जब आपकी सरकार थी। जब इतने कमाल का काम आपने किया था तो फिर ऐसी करारी हार का सामना आपको क्यों करना पड़ गया? सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है जी। और मैं कुछ अच्छा ही बोल रहा, सच्चा सच्चा। नहीं सर, सुनिए ना, मैं पहले तो आपत्ति लूंगा जी। मैं बात को जिले पे सीमित रखने की कोशिश कर रहा था जी। शिवरतन भैया लगातार उसको प्रदेश स्तर पर ले जाते गए। एक मिनट, ये जिला संवाद है, हमारे जिले के साथ ये अन्याय क्यों? मैंने कहा ना, आपको हमेशा हर बात में अन्याय नहीं, हमेशा अन्याय करते हैं ये हम लोगों के साथ। क्या है ये 5 साल? अब क्या है, हमने शिवरतन शर्मा जी और शैलेश त्रिवेदी को प्रदेश के स्तर पर आवाज के तौर पर प्रस्तुत किया। अब बड़ौदा बाजार का ये हक नहीं है क्या कि जो उनके प्रदेश स्तर के नेता उनसे प्रदेश के स्तर की भी कुछ बात हो जाए? शैलेश जी को इसमें भी संकोच क्यों हो गया? शिवरतन भैया के उस हक का सम्मान करते हुए मेरे को जो इन्होंने बीच में रोका निर्दयता पूर्वक, मैं थोड़ी सी बात कह लूंगा। हमारे बलौदा बाजार विधानसभा में एक चांपा गांव है सर जी, तिल्ला नेवरा में है, लेकिन उस चांपा गांव में जो गोठान की जमीन है एक उद्योगपति को सौंप दी गई जी। अगल बगल घेरा हो गया। हम लोगों ने कृषि भूमि को आरक्षित किया था। और सर, मैं फिर कह रहा हूं कि स्थानीय मुद्दे इतने विकट हैं, मैं कहां भैया की बड़ी बड़ी बातों का उत्तर दूंगा। लिमाही गांव सर, पूरा आदिवासियों का गांव, उससे बगल में लगा हुआ गोड़ खपरी गांव, उसके बगल में लगा हुआ खमरिया गांव, उसके बगल में पहंदा गांव। सर, वहां की जमीन जिला प्रशासन द्वारा बिना एक गांव वाले से पूछे, आदिवासियों का गांव है, बिना ग्राम सभा से बात किए, बिना पंचायत के प्रस्ताव के, सर आदिवासियों के सेक्शन 5 के राइट्स हैं सर। आप आदिवासियों को जानवर समझते हैं क्या? हसदेव का जंगल काट लेंगे, लिमाही की जमीन दे देंगे। लिमाही में सर बगल में तालाब है, उस गांव की माताएं और बहनें वहां निस्तारी करती हैं सर, नहाने जाती हैं। वहां ये ट्रक यार्ड बनाने जा रहे हैं। क्या मजाक उड़ाना चाहते हैं हम आदिवासियों के साथ, आदिवासियों के अधिकारों के साथ? और सर, वहीं पर उन बच्चों का क्रिकेट का मैदान। शैलेश जी, एक मिनट सर, नहीं आप बार बार रोकेंगे तो मैं आपको बिल्कुल नहीं अरे आपने हसदेव की बात की तो खाली बोलूंगा कि हसदेव को काटने की परमिशन भूपेश बघेल जी की सरकार के पीरियड में दी गई। हसदेव को काटने की परमिशन भूपेश बघेल जी की सरकार के पीरियड में दी गई। आप गलत जानकारी दे रहे हो। ये गलत बात है। आप जन समाज में गलत काम कर बोल रहे हैं। सुनने का साहस रखिए, सच सुनने की हिम्मत रखिए, और अगर सच नहीं सुन सकते तो फिर चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। शैलेश भाई, आप अपनी बात तो पूरी करो। मैं पूरी बात सुनने को तैयार हूं, पर जो आप गलत बोलोगे उसका उत्तर भी दूंगा। उसी हसदेव जंगल को काटने की परमिशन कांग्रेस के सरकार के पीरियड में दी गई। बात बोले, मैंने नहीं बोला, आप भी तो गलत बोल रहे थे। यहां बैठे अधिकारी लोग जो बोल रहे थे, मैं सबूत सहित यही प्रमाण उसमें असत्य व्यक्त करूंगा। ऐसा मत करिए, एक शिष्टाचार और एक नियम बना रहे। बिल्कुल बोलिए, मेरे को इनके जवाब देने का समय दे देना। हाँ बिल्कुल जी। शैलेश जी, क्या हो गया आपको? नहीं, मैं शिवरतन भैया का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन अगर रोकना टोकना और सच सामने आने से रोकना ही उद्देश्य है तो फिर क्या? डॉक्टर तो बुलाने की जरूरत नहीं सर, डॉक्टर की नहीं, हम लोगों की अर्थी की भी जरूरत पड़ेगी। जरूरत होगी तो हम जान देने से परहेज नहीं करेंगे आदिवासियों के अधिकारों के। जी। तो सुरेंद्र जी, आप भी कुछ कह लीजिए। मैं कह रहा था कि गांव की महिलाएं जहां तालाब में नहाती हैं, आदिवासी महिलाएं, वहां ट्रक यार्ड बनाने जा रहे हैं जी। क्या होगा उन महिलाओं के सम्मान के साथ? जी। और ये सब आप बिना ग्राम सभा की अनुमति के कर रहे हैं। उनके पुरखे गड़े हैं वहां, पुरखों के शव हैं वहां पर जी। वहां पर आप ट्रक यार्ड बनाएंगे। और
बच्चों का क्रिकेट का मैदान है वहां पे, जी क्या बिगाड़ा है? भाजपा का आपका धमतरी का कार्यालय बनता है बच्चों के खेल मैदान को लूट के, और किसी गांव की कृषि भूमि को आपको छीनने का कोई अधिकार नहीं है, विशेषकर आदिवासी गांव की शैलेश जी, कृषि एक भूमि सवाल नहीं लूटी अच्छा जाए। शैलेश जी, एक सवाल का उत्तर दो। इनके तो जितने भी काम है तो उसके संदर्भ में बता रहे कि भाई ये पब्लिक के लिए किए जाने वाले काम है, सही गलत में तो आप, पर भाई आपकी सरकार ने तो सरकारी जमीन ही नीलामी में निकाल दी थी। इनका काम ज्यादा गलत है या सरकारी जमीन की नीलामी का अनूठा काम आपने किया वो गलत था? सर, कृषि भूमि किसी आदिवासी गांव की बिना उन आदिवासियों की ग्राम सभा के, बिना उन आदिवासियों के ग्राम पंचायत के नहीं दी जा सकती, चाहे मुख्यमंत्री ने 76 करोड़ दिए हो। ऐसा थोड़ी है प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया इनने एक आदिवासी को, अब फटाफट जंगल काट रहे हैं आदिवासियों के, जल जंगल जमीन के अधिकार छीन रहे हैं। क्या ये उचित है? पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है आदिवासी तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं। कहां? लिमाही में भी विरोध किया, पुराने कलेक्टर के पास भी गए थे, नए कलेक्टर साहब आए हैं, अभी वो ब्लॉकों के दौरे में व्यस्त हैं, समय देंगे उनसे भी मिलकर बात करेंगे। तो मतलब आप दफ्तरों के चक्कर काटने तक रह गए, सड़क पर उतरने वाला मामला नहीं रहा? गांव वालों के अधिकारों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए हमें दफ्तर नहीं, कहीं एड़ियां भी रगड़नी पड़ी तो रगड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो अदालत में क्यों नहीं चले गए आप? सर जी ये सरकार अन्याय करेगी जी। इस सरकार का प्रशासन बेतुके निर्णय लेगा, कानून विरोधी निर्णय लेगा, और हमको आप अदालत का रास्ता दिखाते हैं। हम इनसे यही लड़ेंगे और यही हराएंगे इन लोग। जी सुरेंद्र जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये सरकार किसानों के संदर्भ में बात करके, आम आदमी के संदर्भ में बात करके सत्ता में आई? शिवरतन जी का दावा है कि ये वो सरकार है जिसने आते ही घोषणा पत्र की पूर्ति। अरे भैया, जनसभा नहीं है, संवाद है। सबसे पहले आदरणीय हिमांशु जी, बलौदाबाजार में आपको बहुत स्वागत है, और आपने एक बहुत सही मंच दिया है। हम लोग विपक्ष में हैं जी, और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सरकार की नाकामियों को उजागर करें। जी सबसे पहली बात तो ये कि हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भाई अशोक जैन ने कहा कि पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ था। जी, मैंने जैसे ही प्रवेश किया, सबसे पहले आपने प्रशंसा की इस ऑडिटोरियम की। जी, इसको हमने बनवाया था। इसका फीता काटने का काम, जी, हमारे बनाए हुए बहुत सारी चीजों का फीता भारतीय जनता पार्टी काटती है। अच्छा एक बात बताओ सुरेश और जी, इसमें- सुशासन नहीं, बीच में इसमें जी पूछना है मुझे। बोलिए। देखो, ऑडिटोरियम आपने बनाया, ये आपने हमें बताया, जी, पर इसका फीता आपका नेता क्यों नहीं काट पाया, ये आपने नहीं बताया। नहीं, वो दरअसल में काम चल रहा था, कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। तो फिर बोलो ना कि हम काम पूरा नहीं कर पाए, नहीं, इसलिए आप फीता नहीं काट पाए। नहीं, स्वीकृति हमने दी, काम हमने शुरू किया, लगभग समापन की ओर था, और जब पूर्ण हुआ तो फीता इन लोगों ने काटा। भाई तो पूरा इन्होंने कराया ना। जी जी, पूरा इन्होंने कराया। शायद हमारा भाई इस ईमानदारी के लिए जोरदार नहीं नहीं, मगर अब आगे सुनिए ना जी। शिवरतन भाई ने कहा। सुरेंद्र हाँ। एक मिनट आपकी जानकारी में ला दो। जी, इस ऑडिटोरियम का निर्माण शुरू होने के पहले भूमि पूजन माननीय अमर अग्रवाल जी कर गए थे, नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में। पैसा तो कांग्रेस स्वीकृति हमारी सरकार ने दी। आपकी पैसा सरकार तो में भूपेश राशि बघेल जी का- की सरकार ने दिया ना शिवरतन भाई। आपके पीरियड में राशि का आवंटन नहीं हुआ तो काम रुक गया। हमारी सरकार बनी, माननीय टंकराम जी मंत्री बने, उन्होंने राशि स्वीकृत कराई, इसको पूर्ण कराया और उद्घाटन हुआ। नहीं नहीं, ये गलत बात है। अरे उद्घाटन देखिए, कार्यक्रम में मैं भी गेस्ट था भाई, सुनिए ना, उद्घाटन कार्यक्रम में मैं भी गेस्ट था। द्विवेदी जी, सही नहीं थे, आपका नाम शिलापट में लिखा हुआ है, नहीं नहीं, अब वो तो ठीक है, लिखा हुआ है। द्विवेदी जी देखिए, अभी शिवरतन भाई ने कहा कि विष्णुदेव साय की सुशासन चल रहा है। जी सबसे बड़ा उसका उदाहरण है बलौदाबाजार का कलेक्टर का ऑफिस का चलना। जी यहां इतना बड़ा दंगा हो जाना, जी कलेक्टर कार्यालय को छोड़ के कलेक्टर और एसपी का भाग जाना, जी ये सुशासन है। झारखंड के व्यक्ति का आकर के रायपुर में गोली चलाना, जी ये सुशासन है। माइनिंग अधिकारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देना सूरजपुर में, ये सुशासन है। थाने के अंदर जाकर के कत्ल करने की कोशिश करना, ये सुशासन है। और सुशासन के नाम पे पिछले 2 सालों में जिस तरह का आतंक, जिस तरह के अपराधों में वृद्धि,
जिस तरह के शराबखोरी में वृद्धि, जिस तरह के सूखे नशे में वृद्धि भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने फसल परिवर्तन के लिए 10,000 रुपए का प्रावधान किया था एकड़ पीछे, और ये फसल परिवर्तन के लिए अफीम की खेती कर रहे हैं। ये इनका सुशासन है, ये इनका फसल परिवर्तन है। हमारे समय में 2500 रुपया धान की कीमत पहली बार सरकार ने दिया। प्रति एकड़ हम 9,000 रुपए देते थे धान की खेती में, अन्य फसलों की खेती में 10,000 रुपए देते थे। मिलेट के लिए, दलहन के लिए, तिलहन के लिए, फसल परिवर्तन के लिए सरकार ने काम किए। गौठान योजना में बोलते क्या हुआ? 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने सुरक्षित किया। 72,000 महिला समूह उसमें काम करते थे। 2 रुपया किलो में गोबर खरीदी करके सरकार ने जैविक खाद बनाया। ये सरकार आने वाले इस समय में न हमको डीएपी पूर्ति कर सकी, न ये हमको यूरिया दे सकी, न ये हमारे खेती में कोई मदद कर सकी। और ये 4 बार की बात करते हैं, 4 बार में किसान खुश था। हम किसान हैं, हमको मालूम है, सही समय में पैसा मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्व मंत्री है हमारे यहां जी, पहली बार बलौदाबाजार में मंत्री बनाए, हमको खुशी होती है जी। मगर ये भी कहते हुए बड़ा दुख होता है कि रकबा का या अभिलेख का डिजिटलीकरण का मांग हमने नहीं किया था जी। सरकार का निर्णय था कि रकबा को ऑनलाइन किया जाएगा। पटवारी की गलती से एक रकबा छूट गया, किसान 6-6 महीने से घूम रहे हैं। वो दरखास्त दे के तहसील ऑफिस के और एसडीओ ऑफिस के चक्कर खा खा के उनकी हालत खराब हो गई। जिस जमीन की रजिस्ट्री में 50,000 रुपया लगता था, उस जमीन की रजिस्ट्री में आज 2.5 लाख रुपया लग रहा है। ये सुशासन है, ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। स्कूल को बंद किए जा रहे हैं, कई स्कूलों को बंद कर दिया। स्कूल बंद कर रहे हैं, शराब खाने खोल रहे हैं, ढाबा में दे रहे हैं परमिशन, रेस्टोरेंट में परमिशन दे रहे हैं। रोज जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, 90% दुर्घटना शराब पी के हो रही है और मवेशियों के कारण हो रही है। गौठान के संबंध में आगे बात करूंगा, नहीं तो मेरी बात ही लंबी चल जाएगी। तो मेरे को तो एक सवाल का उत्तर चाहिए। वो आपने बताया महिला स्व सहायता समूह काम किया करते थे जी। तो हमारी जानकारी तो यह है कि महिला स्व सहायता समूह इस प्रदेश में महिला बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ियों के लिए पोषण आहार का काम किया करते थे। आपकी सरकार ने तो वो काम छीन लिया। वो काम छीन लिया, उसको उसमें रणनीति के कोई भी नियम के तहत तो उनको उसको बदला गया होगा। नहीं, रणनीति या गौठानों में कितना काम मिला ये भी बताइए। अरे भैया, सवाल तो आपसे किया जाए, सरकार में आप थे। रेडी टू ईट में जितने महिला समूह काम करते थे, उससे कई गुना अधिक महिलाएं गौठानों में काम करती थी। अच्छा, रेडी टू ईट क्यों छीना? सरकार के अपने अपने निर्णय होते हैं। अरे एक मिनट रुको, क्या शिवरतन भाई, मतलब सुरेंद्र जी जैसा कुशाग्र सुरेंद्र जी से एक तो प्रश्न करना चाहता हूं। अरे इस प्रश्न का तो उत्तर ले लीजिए। जी नहीं, उसी से रिलेटेड है आप जो बोल रहे हैं ना। अगला सेशन शिवरतन भैया नहीं, चलिए पूछिए जी। तो थोड़ा बताइए। रेडी टू ईट का काम छीना गया तो महिला स्व सहायता समूह सड़कों पे विरोध में आई। गौठान में काम करने वाला कोई स्व सहायता समूह सड़क में आया क्या? बता दीजिए आप। विरोध करने एक भी नहीं आया, क्योंकि उनको कोई कमाई नहीं होती थी। रेडी टू ईट के मामले में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन सब हुआ। हर सरकार की अपनी अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं होती हैं, अलग अलग निर्णय होते हैं, अलग अलग निर्णयों के पीछे कारण होते हैं। हमको लगा कि रेडी टू ईट में जिस तरह से गुणवत्ता का अभाव है, इस कारण इसको महिला समूह से लेकर के अन्य समूह, मतलब आपका कहना है महिला स्व सहायता समूह की बस की नहीं है गुणवत्ता का पोषण आहार बनाना। गुणवत्ता मतलब महिलाओं में इतनी कुशलता भी नहीं। गुणवत्ता में कई जगह शिकायत मिलती है। अच्छा, मिलती, निश्चित रूप से मिलती है जी। तो भाई सुरेंद्र जी ये बता रहे हैं, प्रमोद भाई, कि जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं के स्व सहायता समूह हैं, इनको तो खाना बनाना भी नहीं आता। बोले पोषण आहार की गुणवत्ता ठीक नहीं रहती थी। क्या कहते हो आप? आपका तजुर्बा क्या है? बड़े भैया बहुत ही आदरणीय है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये जो गौठान योजना थी, ये पूरी तरीके से सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया था टोटली। और स्पष्ट यही कहना चाहूंगा, आप लोग बात करते थे बड़ा बड़ा कि गोबर से पेंट बनाएंगे, 1 लीटर बनाए क्या आज तक की? बताइए ना, 5 साल में 1 लीटर बना होगा, देखे होंगे। सिर्फ पैसा खाने के लिए। और युवा क्लब मितान महोदय जी एक ये लोग समिति बनाए थे, युवा क्लब मितान। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकारी पैसा
किसी पार्टी के कार्यकर्ता को जाता होगा, ये कांग्रेस पार्टी का देन था। युवा क्लब मितान में कौन था? सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं लोग बैठ के बनाते थे। और जी, जबकि योजना ये थी कि ग्राम सभा में पारित होगा, ये जो युवा जो अच्छा काम करेंगे उसको इस समिति में लिया जाएगा। ये लोग सिर्फ अपने कांग्रेस पार्टी के समिति वाले बुलाए और वहां से डायरेक्ट खजाना से पैसा युवा क्लब मितान के नाम से, रुके ना बोलने दीजिए भैया, बड़े बड़े चिल्ला बोले तब नहीं बोला। अभी रुके, आपकी पोल पट्टी खोल रहा हूँ। अभी आप तालाब की बात करें तो उसमें भी मैं आऊंगा, पहले आप युवा क्लब मितान के सुन लीजिए। युवा क्लब मितान में इसी बारे में सीधा सरकारी पैसा सीधा कांग्रेस के कार्यकर्ता को, और वही उसका उपयोग समझ रहे, दारू चखना आप लोग जैसे आपके कार्यकर्ता जैसे उपयोग किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं खुलेआम बोलने में। अब बोलिए तो उदाहरण सहित बता दूंगा। सरकार आप किसी ले गई महोदय जी, आप सिर्फ 15 लोगों को पैसा देते थे आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता को, उस गांव में 50 लोग और कार्यकर्ता थे, ये बर्दाश्त नहीं कर सके उसका। और दूसरी बात, अभी आप लिमाही की बात कर रहे थे महोदय जी, एसडीएम साहब यहीं पे है, थोड़ा सा मुआयना करा लीजिए, कौन सा तालाब वहां पे बगल में है, 14 एकड़ का जगह है, ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है, तो 14 एकड़ जगह सिर्फ 4 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। वहां पे छोटा छोटा पौधा उगा है और कोई खेल का मैदान नहीं है वहां। आप भौतिक सत्यापन करा लीजिए। आप जैसे नेता सिर्फ राजनीति करने के लिए 10 महिला के विरोध करने पहुंच गए। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आदिवासी, तो ये नहीं होता। ये सिर्फ आप जैसे लोग हमारे जिला को बाधा पहुंचाते हैं, जिला का विकास होने नहीं देते। कितनी गर्व की बात होगी कि बाईपास रोड पे अगर एक ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा शहर से, तो आप उसको भौतिक सत्यापन करा लीजिए। आप यहाँ पे बैठ के गुमराह कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, जान दे देंगे, ये ऐसा नहीं होता भैया, भाषण दे लेते पब्लिक में जाके देखिए, आप फेस करिए वहां जाके। मैं निवेदन करूंगा सर, आप भौतिक सत्यापन करा लीजिए। छोटी सी बात, पंचायत की आप एलओसी की बात कर रहे थे, एसडीएम साहब है सामने में, आप पूछवा लीजिए, सहमति दिए कि नहीं दिया है, आप वोटिंग करा लीजिए, बता दीजिए, वोटिंग करा लीजिए। पूरे गांव वाले चाहते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट नगर बने, सिर्फ 10-12 लोगों को लेकर यहाँ पे बस विरोध कर रहे हैं। ये है महोदय जी, और ये सब गुमराह करने का काम ना, बलौदा और विकास काम करने का रोकने का काम आप कर रहे हैं, आपके कांग्रेस पार्टी वाले। अच्छा ये बताओ प्रमोद भाई, 5 साल जब आप विधायक थे तब बलौदा बाजार का काम ठीक ठाक चल रहा था, या टंगराम वर्मा जी विधायक बने तो काम ठीक ठाक चल रहा है? नहीं चला, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना, मैं तो पूरा खुले रूप से स्वीकार कर रहा हूँ। मैं जब विधायक था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और पूरे भेदभाव करते थे लोग बैठ के। मेरे को काम करने नहीं दिया गया, मेरे ऊपर में तरह तरह के, जैसे कि मैं कोई भी आंदोलन करूं तो धारा लगा देते थे, 26 तो धारा लगा मेरे ऊपर में, कोई भी विकास का काम करूं तो बाधा डाल देते थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ऐसा विकास का कौन सा काम करना चाहते थे आप जिसमें ये बाधा डाल देते थे? हमें भी तो पता चले ना, ऐसा कौन सा विकास का काम आप करना चाहते थे? आप जैसे कि एनओसी की बात कर रहे थे, उसी में वो छोटा। अरे नहीं, पहले तो ये बताओ ना, विकास का काम है जिसमें आपके ऊपर जो है केस हो गए, वही सब। अभी माननीय, मैं ये नहीं पाऊंगा, माननीय सेलेस्टी त्रिवेदी पे छोटा सा ट्रांसपोर्ट नगर के एनओसी की बात कर रहे थे ना, ये इमामी सीमेंट प्लांट है, इमामी सीमेंट संयंत्र। मेरा सिर्फ ये मांग था उसमें कि जो जन सुनवाई हो रही है, कलेक्टर साहब हमको ये लिख के दे, आप प्लांट खोल लीजिए, 70% युवाओं को वहां पे रोजगार मिलना चाहिए, लिखी तो मगर था। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये जो जन सुनवाई जो होता है ना, 2 करोड़ रुपया फीस था इनके पार्टी का, 2 करोड़ रुपया लाओ जमा करो। और आप सुनिए ना, ये हुआ है ऐसा, मेरे पर आपकी सरकार की है, आप पूरा प्रमाण पत्र बेचने का काम किए, आपकी सरकार पूरा बेचने का काम की महोदय जी। अब बात मानिए सर, और इसके बाद अब आरोपों का स्तर बहुत नीचे गिर गया। अरे रुको तो सही। अच्छा प्रभु जी ये बताओ, ये आपने बताया कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, आपकी मांग थी, अब कितने लोगों को मिल रहा है? हम आंदोलन किए थे, हमारे पर उसी में आता, हमारे पर आंदोलन किए, केस किए। अगर मान लें कि किसी थाना में सुनवाई नहीं होती थी तो सड़क में चक्का जाम करते थे, तब हमारे ऊपर केस हुआ, ना जाने कितना केस। अरे आप मेरे सवाल के साथ में नहीं जुड़ते भाई। जी बताइए भाई। मैंने सवाल ये किया कि ये लोग तो नहीं माने, आपने बताया अभी भी संतोषजनक नौकरी देते थे लोग, ये बात स्वीकार करना पड़ेगा। क्षेत्र के लोग अभी भी उपेक्षित है, लेकिन पहले से बेहतर है, जैसे पहले से बेहतर है। ये क्या भाजपा में आ गए आप इसलिए? जी भाजपा में आ गए इसलिए? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी संगठित
पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी है ना सिर्फ व्यक्तिगत प्रधान पार्टी है, सिर्फ वहां ना जो जितना बड़ा चमचा वो उतना बड़ा नेता। अच्छा, ये बात आपको कब समझ में आई? अभी आने के पहले ही समझ में आया। समझ में आया, इसीलिए मैं आ गया यहाँ जल्दी। मैं कोई वो नहीं, उन्होंने अपनी बात कही, अपनी पार्टी की बात सब कहते हैं। वे विधायक थे, हम लोग कांग्रेस में थे सर जी। अब कभी सुनते थे प्रमोद शर्मा जी धर्मजीत जी के साथ उधर जाएंगे जी, कभी सुनते थे इधर आएंगे। मेरे नामांकन के दिन ये आ गए थे। लेकिन सर हमारे जो दो प्रभारी मंत्री थे जी रायपुर जिले के रवीन चौबे जी और बलौदा बाजार के उमेश पटेल, जी उन दोनों के प्रमोद शर्मा जी से इतने अच्छे संबंध थे कि चाहे गोठान समिति हो जी, चाहे और कोई समिति हो, युवा मितान, प्रमोद शर्मा के आदमी उसमें आई जाते थे सर, नहीं आने देते हमारी भैया। सरकार होने के बावजूद। अच्छा, लेकिन ये बताओ आपके संबंध इतने खराब क्यों थे रविंद्र चौबे और उमेश पटेल से? क्या सरकार आपकी थी, आदमी इनके आते थे? सर हमारे यहाँ क्या है, सामूहिक जिम्मेदारी। अब प्रत्याशी उस समय श्री जनक राम वर्मा जी थे, सुरेंद्र भैया भी हैं, उस समय ये कृषि की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, आदरणीय विद्याभूषण शुक्ला जी भी है। तो हमारे यहाँ सामूहिक जिम्मेदारी में सर वितरण हो जाता है सर, केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। कुल मिला के आपने अपनी पीड़ा प्रदर्शित कर दी कि 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार में आपकी नहीं चली। यही बताए ना आप? मेरी भारी पीड़ा आपकी सब बातों से हो रही है, इस बात से भी हो रही है। पर मैं आना चाहता हूं सुनील भाई के पास। सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी, इन 2 साल पर आपकी भी कोई टिप्पणी? भाटा बारा में कैसा चल रहा है? नहीं, मैं अपनी बात चालू करने से पहले द्विवेदी जी, आप यहाँ आए, ये कार्यक्रम रखे, तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई अच्छी चीज इस जिले के लिए इस कार्यक्रम के कारण हो जाए। उसके लिए टंगराम जी आएंगे? तब यहाँ आएंगे, इसीलिए तो मैं पहले ही अपील कर रहा हूँ। और दूसरा मेरे को ये लग रहा था कि 5 सरस्वती पुत्र बैठे हैं प्रतिभाशाली, लक्ष्मी पुत्र को नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये डर बना हुआ था। लक्ष्मी पुत्र का नंबर तो कभी कट ही नहीं सकता। नंबर लग ही गया। अब शुरुआत से मैं देख रहा था कि 3100 विष्णुदेव साय जी की सरकार की है, 15 साल रमन सिंह की सरकार थी सर, 300 रुपए बोनस था। आखिरी 4-5 सालों में बोनस नहीं दे पाए लोग। ये 2500 रुपया जब हमारी कांग्रेस की सरकार ने देना चालू किया तो मजबूरीवश इन्होंने 3100 रुपया किया, और उस वादे को निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाएंगे तो इनको तो बीच में ही जनता हटा देगी। आज की तारीख में आप कहीं भी जाइए जी, हर व्यक्ति बोलते हैं, अरे हर व्यक्ति क्या, भाजपा वाले बोलते हैं अगले दरी तो तुम्हारे बारी है करके जी, ये क्लियर बोलते हैं। प्रशासन का भी, LIB का, सबका रिपोर्ट जाता होगा इन लोगों के पास, और रोज सोचते होंगे कि इसको कैसे करें। अच्छा ये बताओ सुनील जी, इसमें लोग क्या बोलते हैं? मतलब कांग्रेस की बारी या सुनील भाई तुम्हारी बारी? नहीं, कांग्रेस की बारी में हम सब आ गए सर। मतलब इंदर जी खतरे में? कांग्रेस की बारी में सब आ गए, कोई आए कांग्रेस आएगा। अरे वही तो पूछा, हम तो इंदर साहब जी खतरे में? देखो सर क्या है, आप तो अभी चाचा भतीजा को लड़ा दिए थे। भतीजा को आप पूछ दिए यहाँ पे कि चाचा का काम किए हो कि नहीं किए हो, तो आप तो हम लोग को, परिवार वालों को कितना देर लगेगा, तो हमको संभाल के बात करना पड़ेगा। जो भी आएगा ना सबकी बारी हो। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आपने आते ही कलेक्टर साहब, SP मैडम, इन लोगों से पूछे ये जिले के बारे में। ऐसा पूछे जैसे आप नक्सलवादी जिले में आ गए। ऐसा पूछे कि आपको यहां से ट्रांसफर जब हुआ तो कैंसिलेशन की कोशिश किए कि नहीं किए। और एक तरफ हमारा जिला धर्म के, सांस्कृतिक, उसकी भी तारीफ की आपने। मैं बड़ा 2 साल का जो आप बोले कि 2 साल का बताइए इनके कार्यकाल का, हमारे जिले को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे देश में बदनाम कर दी। ये 2 साल का परिणाम है। जिस चीज को बहुत आसानी से प्रशासन और शासन शुरुआत में हैंडल कर सकता था, उस चीज को ऐसी परिस्थिति ला के रख दिए लोग कि आप भी अगर वहां से आके पूछ रहे हो कि SP और कलेक्टर यहां आने से डरे थोड़ी, यहां तो बहुत मोहब्बत का पैगाम बहता है सर। ऐसा नहीं, यहां कुछ नहीं है ऐसा डर वाली बात। लेकिन ऐसी परिस्थिति इस भाजपा की सरकार में आई। 20 विधानसभा है रायपुर के अविभाजित जिले में, उसमें टंकराम जी अकेले मंत्री है,
पूरे 20 में सर। ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई एरिया नहीं होगा कि 20 विधानसभा अविभाजित जिले में। क्या बात है, आप गुरु खुशवंत साहब को मंत्री नहीं मानते क्या? अभी बन गए, मैं उसको मेरे चलो जोड़ देते हैं। अभी मानना का नहीं मानते, नहीं उनको गुरु भी मानते हैं, सब मानते हैं। अभी बन गए, ये मेरे को बीच का याद था। चलिए, लेकिन ये सुनिए एक मिनट, आपने बलौदा जिले के बदनाम करने की बात की, जिस घटना का उल्लेख सुरेंद्र जी ने भी किया। इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य अभियुक्त कौन है, उसका नाम भी बता दो। मुख्य अभियुक्त शासन और प्रशासन, जिसने हैंडल नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई और उस केस का मुख्य अभियुक्त है। वो इसकी तो जड़ में कांग्रेस पार्टी के लोग थे जो हमारे जिले को अशांत करना चाहते थे और जिले के माध्यम से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करना चाहते थे, इसलिए ये घटना घटी। जैसा आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करो। एक बार बताओ शिवरतन जी, नागपुर से गुंडे बुलवाए गए। जैसा जैसा दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जी ईडी सीबीआई का कर रहे हैं, वैसा दुरुपयोग विष्णुदेव सरकार ने शासन और प्रशासन का करके देवेंद्र यादव जी और हमारे बहुत से लोगों को अपराधी का उसमें दर्ज किया। अच्छा शिवरतन जी, एक बार बताओ, सरकार आपकी और बदनाम करने में सफल कांग्रेस हो गई। देखिए ऐसा है, कोई भी सरकार रहती है, अभी हमारे देश के इर्द गिर्द 4-5 देशों की घटनाएं घटी। नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। उस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन था? उन सरकारों को अस्थिर करने के लिए। हमारी सरकार को भी छत्तीसगढ़ में अस्थिर करने के लिए, बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के द्वारा रचा गया था। उसमें उनको सफलता नहीं मिली, दोषी लोग पकड़े गए और उसमें प्रमुख अभियुक्त आपके कांग्रेस का बड़ा नेता है। अरे आप तो अभियुक्त ऐसे बता रहे हो जैसे कि आरोप प्रमाणित हो गया हो, अदालत ने सजा दे दी हो। पुलिस ने गिरफ्तार किया। अरे गिरफ्तार तो अरविंद केजरीवाल को भी किया गया था। गवर्नमेंट अपील में गई है, तो अपील में ही गई है ना, अदालत ने अपील में गई है। और प्रामाणिक पहले प्रारंभिक साक्ष्य मिले तभी तो गिरफ्तार किया गया ना। बिना प्रारंभिक साक्ष्य के लिए किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्या? शिवरतन जी, आप तो इतने कुशागर प्रवक्ता हो। सरकार अपील में गई वो तो ठीक है, पर अदालत ने जो टिप्पणियां की वो भी सब पढ़ी है मैंने, वो भी सब मैंने पढ़ी है। पर मैं अपने बलौदाबाजार जिले की बात करता हूं जी। बलौदाबाजार अभी कैसा चल रहा है? टंगराम वर्मा जी का कितना फायदा हो रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बलौदाबाजार को या भाटापारा को? मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूं। पूरे बलौदाबाजार के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गर्व से इस बात को कहता है कि यहां विकास के जितने भी काम हुए 90% काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए हैं। बलौदाबाजार जिला बने, कब से संघर्ष कर रहे थे शैलेश भैया? शंकर दयाल जी त्रिवेदी, आपके परिवार से शुरू करता हूं। आदरणीय सत्यनारायण केसरवानी, उत्तम अग्रवाल जी, शंकर अग्रवाल जी, बंसराज जी तिवारी, पूर्व विधायक। लंबा संघर्ष जिला बनाने के लिए। जिला किसने बनाया? डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा ये बताओ, शिवरतन जी कहां चूक गए? संघर्ष हुआ जिले बनाने का, मुख्यालय बलौदाबाजार बन गया, अब भाटापारा रह गया। देखिए, मैंने कभी बलौदाबाजार को जिला बनाने का विरोध नहीं किया। मैं एक घटना आपको बताता हूं जी। जिस दिन बलौदाबाजार जिले के उद्घाटन के लिए डॉक्टर रमन सिंह जी आए जी और उनकी शोभा यात्रा निकली, तो ब्रिजमोहन जी, रमेश बैस जी, लक्ष्मी बघेल जी, डॉक्टर रमन सिंह जी और मैं सब रथ में थे जी। उस दिन भाटापारा बंद का आह्वान था जी। मेरे को शैलेश जी का फोन आया जी। मैं इस घटना को उल्लेख कर रहा हूं और इन्हें मजाक में मेरे से कहा आज भाटापारा बंद है, भाटापारा वालों को क्या जवाब दो? मैं कहा मेरे को जवाब देना आता है। हंसी मजाक में बातचीत हुई और जब सभा हुई तो सभा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन किया कि इसमें भाटापारा का नाम जोड़ दिया जाए और मैंने 3 मांगे रखी जी। भाटापारा नहर का काम रुका पड़ा था, उसके लिए 300 करोड़ रुपए की, भाटापारा में लॉ कॉलेज की, और मेरी तीनों मांगों की डॉक्टर रमन सिंह जी ने मंच से घोषणा की जी। देखिए, कोई भी जब इकाई बनती है, प्रशासनिक इकाई, तो प्रशासनिक इकाई बनती है तो उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहला भौगोलिक क्षेत्रफल, दूसरा राजनीतिक नेतृत्व। 6 विकास खंडों को लेकर के बलौदाबाजार जिला बना, तो भौगोलिक क्षेत्रफल बलौदाबाजार के लिए अनुकूल था क्योंकि सेंटर पड़ता था। जो सत्य है उसको स्वीकार कर। दूसरा मैंने कहा राजनीतिक नेतृत्व। मैं 2008 में चुनाव हार गया था, जिला बना 2012 में। यहां बीजेपी के विधायक थे, माननीय सांसद जी बलौदा के पक्ष में थे।
तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बलौदा बाजार उपयुक्त था। शासन की दृष्टि से राजनीतिक नेतृत्व भी भाटापारा की तुलना में उस समय बलौदा बाजार का मजबूत था, इसलिए बलौदा बाजार को लाभ मिला। और मैं फिर बोलता हूं, मैंने न उस समय बलौदा बाजार का विरोध किया ना आज विरोध करता। लेकिन बलौदा बाजार जिला भाटापारा को बनने जहां तक जिला बनाने की बात है, जब भी परिस्थितियां अनुकूल होगी, शिवरतन शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाटापारा को जिला बनाएंगे। अच्छा ये बताओ, बलौदा बाजार जिला तो बन गया, आखिरी दौर की बातचीत पे, क्योंकि हमें टंकराम जी से बात करनी है। जिला बनने के बाद हो क्या गया? एक केंद्रीय विद्यालय तक तो 14 साल में बन ना पाया, मेडिकल कॉलेज आ नहीं पाया, कुल मिलाकर ऐसी खुशहोली है कि हमने जिला बना लिया। ऐसा है, जिला बनने के बाद बलौदा बाजार का बहुमुखी विकास हुआ है जी। आप जो नहीं हुआ उसको गिना रहे हैं, जो हुआ है उसको गिनो। आप जो नहीं हुआ उससे कौन गिनवाएगा? जो नहीं हुआ वो भविष्य में होगा, इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, निश्चित रूप से खुलेगा। अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में यह है कि जिस जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है उस जिले को जिस लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है उसको पहले प्राथमिकता देना है। उन प्राथमिकताओं में उन जिलों में खुल रहा है जिस लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है। थोड़ा मामला गड़बड़ा जाएगा। और बलौदा बाजार आप चाहें तो मैं बता सकता हूं, बलौदा बाजार भाटापारा जिले की बात कर रहे हैं ना, क्षेत्र में 2 मेडिकल कॉलेज ठीक है ना, निकट भविष्य में यहां भी खुलेगा ना, उसमें क्या सर निकट भविष्य में। मैं तो खाली एक बात बोलूंगा कि बलौदा बाजार जिले में जितने भी विकास के काम हुए, शैलेश जी ने कहा ना, एक गुरु घासीदास जी की जन्मभूमि है, हम गर्व के साथ कहते हैं उस स्थान का पूर्ण विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में। आपने सोना खान की बात की, सोना खान में चाहे जाने की सड़क हो, चाहे वहां विकास का काम हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जी बस अब दामाखेड़ा में देखिए सर, अब हो कबीर साहब के हो गया स्थान पे जो भी विकास का काम हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में हुआ। कांग्रेस के राज में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ। जी शैलेश जी। आदरणीय शिवरतन भैया का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लपेटेंगे जिला वाले मामले में मैं नहीं जानता था। मैं सच्चाई बता रहा हूं। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि रमन सिंह जी की शानदार शोभा यात्रा निकली जिसमें ये भी थे, बिल्कुल सही बात है। और जब बंसराज तिवारी जी की प्रतिमा के लिए रमन सिंह जी आए थे, मैंने मंच से कहा कि मैंने रमन सिंह जी के खिलाफ 10,000 से ज्यादा बयान दिए हैं, 15,000 से ज्यादा बाइट्स दी हैं, लेकिन मैं रमन सिंह जी इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त अतिथि हैं क्योंकि उन्होंने जिला बनाया और बंसराज तिवारी जी की इच्छा थी कि जिला बने। लेकिन मुझको जो उन्होंने शिवरतन भैया ने नाटकीय तरीके से लपेटा है उसका मैं विरोध करता हूं। निश्चित रूप से शोभा यात्रा निकली थी, लेकिन जैसे ही शिवरतन भैया के कहने से भाटापारा का नाम जुड़ा, क्या हुआ था बलौदा बाजार में? आग लग गई थी पूरे बलौदा बाजार में उस दिन। विरोध स्वरूप उन्होंने इस प्रसंग को लाया, मैं उनका आभारी हूं। और जहां तक गिरौदपुरी की विकास की बात करते हैं, रायपुर बलौदा बाजार रोड की क्या हालत थी? अजीत जोगी जी की कांग्रेस सरकार बनी थी तब रायपुर बलौदा बाजार रोड बनी थी। और तीसरी बात सर, गिरौदपुरी का जैद खाम, कुतुब मीनार से ऊंचा जैद खाम कांग्रेस की सरकार आपने सिर्फ घोषणा की, उसका सैंक्शन, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन और उसका उद्घाटन तीनों भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में, डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में, मनमोहन जी के। आखिरी सवाल है मेरा, शैलेश नितिन त्रिवेदी थे। सम्मान्य शिवरतन शर्मा जी, प्रमोद जी ये बता रहे हैं कि काम तो बड़ा जबरदस्त चल रहा है 2 साल से, और जबरदस्त तरीके से चल रहा है भाजपा का। भूपेश बघेल जी के फिर से मुख्यमंत्री बनने की क्या संभावना देख रहे हो शैलेश नितिन त्रिवेदी जी? हिमांशु जी, आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछ दिया है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का निर्णय विधायक दल के द्वारा किया जाता है और पार्टी नेतृत्व द्वारा उसको अप्रूवल किया जाता है। अगर आपकी मंशा है कि मैं कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाऊं तो मैं अभी घोषणा कर देता हूं कि भूपेश बघेल जी ही बनेंगे, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं, मैं अपने आप को इसमें असमर्थ। अच्छा, जनता की भी कोई भूमिका रहती है कि नहीं रहती है? जनता तो कांग्रेस के साथ है। जिस तरीके से इन्होंने 2.5 साल में सुशासन के नाम पे कुशासन किया है, जिसको सुरेंद्र भैया बता रहे थे, जनता तो अब पूरी तरीके से 10 सीट नहीं मिले तो 10 सीटों के भी लाले बढ़ेंगे भाजपा को, इस भरोसे के साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं। पर उन 10 में बलौदा बाजार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये शैलेश जी ने नहीं बताया। अगर तिल्दा में बलौदा बाजार से 10% अधिक मतदान नहीं हुआ,
अगर तिल्दा में कॉलेज के अंदर लाके ईवीएम मशीन नहीं रखी गई नियम विरुद्ध, अगर मशीन से छेड़छाड़ नहीं हुई तो बलौदा बाजार से कांग्रेस ही जीतेगी, कोई रोक नहीं सकता। मतलब अभी भी शैलेश जी का पूरा आत्मविश्वास नहीं है। शैलेश जी को भूपेश बघेल जी की सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। भूपेश बघेल जी की सरकार के पीरियड में चुनाव हुआ ना, तो माने भूपेश बघेल जी आपका विरोध कर रहे थे जो सब कुछ हुआ। तो श्री भूपेश बघेल चुनाव को नहीं करवाते, चुनाव को निर्वाचन करता है, पर बहरहाल और क्या हालत है, किसी से छिपी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संवाद के अंतर्गत दोनों पक्षों के अपने दावे और शिकायतें हैं। शिवरतन शर्मा जी बताते रहे कि अगर कुछ हुआ इस अंचल में तो भाजपा के द्वारा ही हुआ, और सुरेंद्र जी और शैलेश जी ये बताने में पूरी ताकत से लग गए कि इस समय जैसी बर्बादी हो रही है वैसी पहले कभी नहीं हुई। प्रमोद जी इनके बीच में अपनी संभावना देख रहे हैं और सुनील जी अवसर देख रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दे जिन पर हमने सवाल किया तो इसके संदर्भ में शिवरतन शर्मा जी ने कहा जो काम हो गए वो हम बता रहे हैं, आप वो पूछ रहे हैं जो अभी नहीं हुए। पर हम उम्मीद करते हैं कि जब टंगराम वर्मा जी से हम बात करेंगे तो वो बताएंगे कि ये काम कब होंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना खुलकर जी भरकर बात करने के लिए, अपने मन की बात को सीधे तौर पर कहने के लिए और एक दूसरे की गरिमा बनाए रखने के लिए।